नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ले ली और उनके साथ लगभग 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आज उनके पोर्टफोलियो बांटे जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या ये जो एनडीए सरकार है ये स्थिर रह पाएगी? ये सवाल बार बार उठ रहा है। विपक्षी कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि ये जो सरकार है वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी, और इसकी वजह अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है, क्योंकि जो गठबंधन के नेता हैं, एनडीए के जो साथी हैं, वो आपस में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। वो किस तरह का तनाव है, कहां कहां पर दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम बातों का जिक्र आज हम अपने शो में करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, विपक्ष ये कह रहा है, ममता बनर्जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, इंडिया की सरकार आएगी। तो लोगों को लग रहा है कि ये एक मजाक के तौर पर या फिर एक खुन्नस निकालने के लिए बात कही जा रही है, लेकिन जो गठबंधन के साथी हैं कई जगह पर, वो जब तमाम सवाल खड़े करते हैं तो लगता है क्या ममता बनर्जी सही कह रही थी या फिर और लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? एक दृश्य उभर कर सामने आया है, और अब जबकि पोर्टफोलियोज मंत्रालयों की घोषणा भी हो चुकी है, उसमें ये जो सहयोगी जिनके बारे में बातें हो रही हैं, उसमें सब तो नहीं, लेकिन कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो कि वो तस्वीर उभर कर जो सामने आई है उससे वो प्रसन्न नहीं है। और उनका ये कहना है कि जो ट्रीटमेंट दूसरे के साथ हुआ वो ट्रीटमेंट हमारे साथ क्यों नहीं। ये एक भाव बहुत से सहयोगियों में अभी से आने लगा है, और शायद इसी वजह से विपक्ष जो है अपनी संभावनाएं देख रहा है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि 240 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और ऐसे में जबकि कोई पार्टी पहले नतीजों में 100 भी नहीं पार कर पाई, तो 240 तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 240 में 32 जुड़ेंगे तभी वो जादुई आंकड़ा आएगा। तो 32 वाले जो हैं, भारतीय राजनीति का जो नियम है, 32 वाले जो हैं वो अपने तरीके से उसकी कीमत तो वसूलेंगे। और ऐसे में जबकि 32 जो है वो जोड़ तोड़ से बन रहा है, तो जाहिर है कि इस तरह की नाराज़गी, इस तरह का गुस्सा आपको दिखाई पड़ता रहेगा। मैटर ये करता है हिमांशु कि नाराज़ हो कौन रहा है। अगर वो लोग हो रहे हैं नाराज़ जिनके नाराज़ होने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो फिर उनकी नाराज़गी को झेला जा सकता है, उनको उस नाराज़गी की कीमत दी जा सकती है। जैसे कि सरकार में बहुत पद होते हैं, देखिए नाराज़गी कोई इसलिए नहीं होती है कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। नाराज़गी दिखा करके अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश भी होती है। वो जो नाराज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो नाराज़ इस बात को जानते हुए हैं कि आज की तारीख में जब तक टीडीपी और जेडीयू दोनों बने हुए हैं सरकार के साथ, जब तक चिराग पासवान बने हुए हैं सरकार के साथ, तब तक आंकड़ों की कमी नहीं है। ये तीन मिलके ही 272 का जादुई आंकड़ा पार करा दे रहे हैं सरकार को। तो जाहिर है कि वो लोग जो नाराज हो रहे हैं, उनकी नाराजगी तो तभी ही नहीं जाएगी ना जब उनके नाराज होने से कोई असर होगा सरकार पर। लेकिन वो नाराजगी अगर जाहिर कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि कोई सहयोगी अभी से शुरुआत में ही नाराज़गी जाहिर करे। और नाराज़गी जाहिर करने वाले लोग कोई अननोन से हों तो भी बात समझ में आती है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहने की कसम खा करके सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और इस तरह की जब आवाज़ें उठ रही हैं तो ये जाहिर है कि पिछले 2 बार में इनकी ज़रूरत नहीं थी। इस बार अगर आवाज़ें उठ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना तो ज़रूर पड़ेगा। पद का लालच जो है बहुत बड़ा होता है कि हम उस पद पे बैठ जाएं जहां से हम सब कुछ कंट्रोल कर पाएं। ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो ये चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में है आज की डेट में? देखिए, जो जिन नेताओं पर लोगों का ध्यान था और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पाला बदल लेंगे, इंडिया की तरफ आ जाएंगे, वो तो आए नहीं। भाई चाहे वो टीडीपी की बात हो या जेडीयू की बात हो, वो तो आए नहीं।
तो जाहिर है कि वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन को मिल ही नहीं पाया और वो आंकड़ा रह गया एनडीए के साथ। पर बावजूद इसके कि आंकड़ों के खेल में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन जादुई आंकड़े को पार कर चुका है, फिर भी लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करने में पीछे नहीं हटे। सब जान रहे हैं कि इस नाराज़गी का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, फिर भी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की। अब शुरुआत देखिए करते हैं, और शुरुआत ये है कि सबसे पहले अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, वही रियल एनसीपी है, तो उसने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि देखिए, प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे नुमाइंदे हैं और प्रफुल्ल पटेल साहब पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो ऑफर आ रहा था स्वतंत्र प्रभार का। स्वतंत्र प्रभार का ऑफर अगर आ रहा था तो हम कैसे स्वीकार कर सकते थे। इस बात को कैमरे पर आकर के खुद प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी कहा। इसके बाद जब ये बात उन्होंने कही तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने सांसदों वाली पार्टी है अजीत पवार का। एक सांसद जो जीत करके आए हैं, तो एक सांसद वाले आजसू के भी हैं, और झारखंड स्टूडेंट यूनियन जो पार्टी है, और उनके भी एक कैंडिडेट जीत करके आए हैं। तो उनकी नाराजगी भी सामने आ गई कि एक वाले को तो ऑफर भी दिया जा रहा है और शामिल भी किया जा रहा है मंत्रिमंडल में। इशारा किसकी तरफ? जीतन राम मांझी, कैबिनेट मंत्री उन्होंने लिया है, और कैबिनेट मंत्री बनकर के आज की तारीख में वो पा भी गए हैं वो मंत्रिमंडल अपना। तो जब आप एक सांसद वाली पार्टी को आपने कैबिनेट मंत्रालय दे दिया, एक सांसद वाली अनुप्रिया पटेल को आपने तीसरी दफा फिर से मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री, तो फिर हम आपके सहयोगी हैं, हम भी चुनाव जीत करके लौटे हैं, तो हमें आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? ऐसा क्या है अपराध हमारा कि आप नहीं हमें देना चाहते हैं? और आपको हम बताते चले कि आजसू ने गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चंद्र प्रकाश चौधरी, इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो को हराया, और जेएमएम को हराना इस बार आसान नहीं था, लेकिन हरा करके वो आए। तो बोले कि जब हमें एक समर्थन मिला है, हमने भी अपना समर्थन आपको दिया है, एक सीट हमें मिली है, तो हमें क्यों नहीं बनाया? आजसू नाराज हो गई। तो अब दो नाराजगियां सामने आ गई। एक तो अजीत पवार गुट, प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि हम तो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, एक है हमें, तो क्या हुआ, आप हमें नहीं देंगे। उनकी भी नज़र थी किस पे? जीतन राम मांझी पे, कि भाई उनको तो एक में आपने वो दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। तो ये दोनों एक वाले थे, और राज्य में भी कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, और राज्य और देखिए उनको केवल 4 ही सीट मिली थी, जिसमें से एक वो जीत करके आए थे। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सावधानी से साधना पड़ेगा सब कुछ। झारखंड में भी चुनाव है आने वाले दिनों में, वहाँ भी नाराज़गी का एक स्वर जो सुनाई पड़ा है, तो ये साधना पड़ेगा। अब देखिए कि जो नाराज़गी है वो यहीं तक नहीं है, महाराष्ट्र में दूसरे सहयोगी भी हैं, और ये हैं शिवसेना, ये शिंदे गुट। शिवसेना के शिंदे गुट का कहना है कि 15 सीटें मिली, 7 पे हम जीत करके आए, 7 पे हम जीत करके आए, 15 मिली हमें गठबंधन में, तो 7 तो हमारा स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, 23 पर लड़ी उद्धव जी की शिवसेना और 9 जीत करके आई। उनसे बेहतर है हमारा स्ट्राइक रेट, हमने अच्छा परफॉर्म किया है। बट बात जब मंत्रालय देने की आई, तो हमारी 7 वाली को आपने कैबिनेट नहीं दिया, प्रताप जाधव को आपने इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया, स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्रालय, तो ये तो अनुचित हुआ। ये बोल करके उनकी अपनी नाराज़गी सामने आ रही है कि अभी हमें भी मिलना चाहिए था, और एक सांसद महोदय ने तो खुल करके ये जाहिर भी कर दिया है कि ये हमारे साथ गलत हो गया। तो अब देखिए कि ये माफ़ करें, ये तीसरे प्लेयर आ गए बाज़ार में, 2 महाराष्ट्र से हो गए, एक झारखंड से हो गए, जो कह रहे हैं कि ये क्या हमें दे दिया, हमें तो कैबिनेट मिलना चाहिए। अब लॉजिक तो है, क्योंकि 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान कैबिनेट में है, 7 सांसदों के साथ
उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया। लेकिन चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो तो अब 100% है। अब 100% है, वो भी बात सही है। दूसरी बात है कि एक सांसद वाले जीतन राम मांझी कैबिनेट में है, और बिहार को इतनी तरजीह दी जा रही है। ये भी सवाल ये है। भी सवाल है कि भाई बिहार में 40 में 30 जीत करके आए हैं, तो वो बिहार वाले कह रहे हैं कि हमें तो तरजीह मिलनी ही चाहिए, 8-8 मंत्रालय हमें मिले हैं तो ठीक है। पर ये सब तब बोला जा रहा है जब आंकड़ों के खेल में आज की तारीख में मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बोलने वाले बखूबी इस बात को जानते हैं कि जो मेजॉरिटी है इस सरकार की वो 20 या 22 की है। आप अगर फिगर्स को 294 मानते हैं तो 22 की मेजॉरिटी हुई। 272 का जादुई आंकड़ा, तो आप कितने ऊपर हैं? 22 ऊपर है। तो ये जो खेल होता है ये 22 का और 10 का और 15 का लोकसभा में बड़ा रिस्की खेल होता है। 300 के नीचे रहना अब सरकार चलाने में थोड़ी असुविधा तब की जबकि एक फ्रैक्चर्ड काइंड ऑफ अ मैंडेट है ना, कि भाई टीडीपी और जेडीयू दोनों हैं, चिराग पासवान हैं, उसके बाद जो है वो छोटे छोटे दल है, 1-2 1-2 1-2। इनको क्या है, इनके पास अगर कोई बढ़िया ऑफर आएगा तो ये क्यों नहीं कंसीडर करेंगे। कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि असली परीक्षा तो अब है। आपने 14 में बहुमत की सरकार चलाई, 19 में चलाई, जिस तरह से 4 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार चली गठबंधन की, वहां हमने जिस तरह से मैनेज किया, असली चुनौती तो अब 2024 में मोदी सरकार के लिए ये होगी कि चला के दिखाइए सरकार। हाँ, मतलब इस चुनौती से पहले तो 2-4 कभी हुए नहीं मोदी जी। अभी इसी बार उनको प्रधानमंत्री के तौर पर इस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी। अब मैं देख रहा था जो मंत्रालयों का भी एलोकेशन हुआ है, उस मंत्रालय के एलोकेशन से भी बहुत खुश होंगे सहयोगी, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि बिहार वालों को रेल बहुत पसंद है, तो मांगा जा रहा था रेल। ललन सिंह को ग्रामीण विकास और इस तरह के मंत्रालय दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव जी के पास शायद गया है वो रेल, जैसे जिनके पास था उन्हीं के पास रह गया, तो वो उनको तो मिला नहीं। चिराग पासवान उम्मीद कर रहे थे कोई बेहतर मंत्रालय, लेकिन उनको वही मंत्रालय दे दिया गया जो उनके चाचा के पास था। अब चाचा जो थे वो तो एक एडिशन की तरह थे, उनके सांसदों का कोई मोल नहीं था उस सरकार में जो अभी निवर्तमान हुई। पिछली सरकार में उनके 4 या 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के खुद के 303 सांसद थे, तो उनका तो मोल नहीं था। यहां इन 5 सांसदों का तो मोल है ना। बिल्कुल 5 सांसदों का मोल है, और इन 5 सांसदों के मोल को ऐसे लगाया गया कि वही मंत्रालय दे दिया गया जो कि उनके चाचा को दिया गया था, खाद्य प्रसंस्करण। अब इसमें जो रामविलास पासवान की भी जो राजनीति रही थी, वो प्रो पीपल मंत्रालयों में बड़ा यकीन रखते थे कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर हम जनता में जाएं और जाकर के हम, जैसे कि आपको मैं उदाहरण देता हूं, टेलीफोन बड़े लंबे लाइन के बाद पहले के ज़माने में मिला करता था। आपने नंबर लगाया और कई साल लग जाते थे। BSNL। हाँ, उन्होंने आते के साथ कुछ इस तरह से फैसले लिए कि पैसे जमा करो और 1 सप्ताह के भीतर घर में फ़ोन लगवाओ। बहुत बड़ी बात हो गई। पहले मैं भी जब मैंने पहली बार फ़ोन देखा, लैंडलाइन फ़ोन देखा, तो मेरी भी खुशी जो है मतलब किसी को भी फ़ोन कर पाएंगे। क्योंकि पहले पड़ोसियों के घर जाना पड़ता था, किसी का कॉल आया है, कुछ इमरजेंसी है, और अपने घर में फ़ोन आ गया, और वो भी 500 रुपये जमा करने पर, केवल 500 रुपये जमा करने पर। तो ये 90 के दशक, 90 के आखिर में ये बात हुई थी। तो उन्होंने वो ऐसा फैसला लिया। अब कैसे फैसला लिया, क्या लिया, वो तो वो जानते होंगे, लेकिन वो चीज़ जो बड़ी मुश्किल होती थी वो आसान हो गई। गैस सिलेंडर, मुझे याद है सुषमा जी ने अचानक से इतना आसान कर दिया, वरना गैस सिलेंडरों की लाइनें जो है लंबी लंबी हमने देखी हैं। गैस सिलेंडर के लिए घर के लड़के जा रहे हैं और देर तक, दोपहरी तक उसके बाद गैस आ रही है, अचानक से आपके घर आने लग गया। कुछ मंत्रियों के ऐसे प्रो पीपल फैसले होते हैं। अब यही खाद्य सुरक्षा बिल जो है, जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये रामविलास पासवान लेकर के आए कोरोना के काल के दौरान कि खाना कैसे खाएंगे। तो हमारे पास सरप्लस था,
और वो फूड मिनिस्टर थे। उन्होंने इन्फॉर्म किया सरकार को कि हमारे पास बहुत खाना है, हम सबको दे सकते हैं, 5-5 किलो दे सकते हैं, कम से कम कोरोना काल में दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार लिया और देखिए वो अनाज योजना जीत की वजह बन रही है। बिल्कुल। जो भी 240 सीटें हैं, लोग कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कारक जो है वो ये फूड स्कीम है। 19 में कोविड आया, 20 में ये योजना वो हुई और फिर तब से चल ही रही है। और अब हमारे बीच उसी साल से नहीं है रामविलास जी चले गए वो। हाँ, वो चले गए, लेकिन वो स्कीम योजना रह गई और 2029 तक उसको बढ़ा भी दी गया। इतना बढ़िया योजना है, लेकिन उनके लड़के को वो मंत्रालय नहीं मिला, वो कहीं और चला गया और एक ऐसा मंत्रालय मिला जो निश्चित ही बहुत आपको जोड़ता नहीं है जनता से। फूड प्रोसेसिंग का अर्थ ये होता है कि जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है, फूड पार्क लगाना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो अब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मैं देख रहा था, अभी तक धन्यवाद वाला ट्वीट तो आया नहीं है। तो ये दिक्कतें तो देखिए आएंगी, इसमें तो कोई चर्चा चल रही थी खेल मंत्रालय ना मिल जाए उनको। हाँ, लेकिन उनको ना मिल जाए, जाहिर है उनको उम्मीद रही होगी। उनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है, आज की तारीख में उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल है। और नए मंत्रियों में मैं देख रहा हूँ, अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में है तो वो चिराग पासवान ही है। अच्छा, जब से अनुराग ठाकुर गए हैं तो लगता है कि अनुराग ठाकुर का एक वर्जन जो है उनमें नजर आता है कि मतलब क्योंकि अब वो जीत भी गए हैं। पर मंत्रालय के लिहाज से तो नहीं, मंत्रालय के लिहाज से मंत्रालय उनके पास 2 थे। अनुराग ठाकुर के पास INB भी था, हाँ INB भी था, और साथ ही साथ उनके पास खेल भी था। हाँ, तो मंत्रालय के लिहाज से। अब से दूसरी एक नाराज़गी ये होती है कि राज्यसभा वाले को आप दे देते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय निर्मला जी को फिर मिल गया, फिर से हरदीप पुरी को पेट्रोलियम दे दिया गया, फिर से अश्वनी वैष्णव को रेलवे मंत्री, INB, बड़े बड़े मंत्रालय दे गए। तो ये लोकसभा से जो लोग जीत के आते हैं ना, ये बड़े टफ फाइट से आते हैं। बिल्कुल। लोकसभा आज की तारीख में 16-16, 20-20 लाख के कंस्टिट्यूंसी से जीत करके आना कोई छोटी बात नहीं होती है। और जिस तरह का टेनासिटी चाहिए उसको जीतने के लिए, हर किसी के बस का नहीं होता है। इस बार तो दर्जनों मंत्री हार गए, दर्जनों मंत्री। तो ऐसे में आप सोचिए कि कितना टफ फाइट करके जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उनको अगर किसी एक कलम के उससे उनके स्तर को छोटा कर दीजिए तो वो कितना खुश रह पाएंगे। तो इसीलिए ऐसी संभावनाएं तो ज़रूर हैं कि आने वाले दिनों में रीअलाइनमेंट हो सकता है। और यहीं पर जो यूँ समझ लीजिए कि एक संकल्प, एक पुरुषार्थ है इस सरकार के मैनेजर्स का कि वो कैसे इन भावनाओं को समेट करके रखते हैं साथ में, क्योंकि नाराज़गियाँ चालू हो गई हैं। अब देखिए आखिर में TDP इस बात को लेकर के थोड़ा असहज है कि स्पीकर का जो पद है वो उनके पास नहीं आ रहा है। उनके पास नहीं आ रहा है, वहाँ तक तो समझ में बात आती थी। TDP, हालांकि उन्हें सिविल एविएशन जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया है, पहले वो सिंधिया जी के पास था, उनसे ले करके वो दे दिया गया है राम मोहन नायडू को, जो कि TDP से सांसद हैं। बड़ा मंत्रालय तो दे दिया गया है, पर स्पीकर का जो एक पद है, अगर स्पीकर का पद आपके पास है तो आप किसी भी पार्टी के टुकड़े कर दे सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट भी किया था इसको लेकर कि आप जो मांग रहे हैं उसे लीजिए, क्योंकि ये बाद में बदल जाएंगे। अब जो नियम हो गया है उसमें ऐसे ही कुछ हो जाता है। मतलब किसी के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर स्पीकर के पास अधिकार होता है कि 2 आदमी अगर उसके पास आके कहते हैं, 10 सांसदों वाले पार्टी में कि 4 आदमी आके कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं, तो 2 रिकॉग्नाइज कर देते हैं, अलग अलग हो जाती है, भाई आप ये हो गए, आप वो हो गए। ये सब अधिकार तो स्पीकर के पास ही हैं। तो वो स्पीकर का पद मांग रहे थे, थोड़े ठंडे हुए थे। मैंने इंटरव्यू किया था राम मोहन नायडू का, तो कहा उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, हमें अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। आज मैंने देखा कि वो खबरें आई कि डी पुरेंदेश्वरी को स्पीकर का पद दिया जा सकता है। अब डी पुरेंदेश्वरी जो है वो NT रामाराव की बेटी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, और राजमुंदरी से जीत करके आई हैं आंध्र प्रदेश में, और NT रामाराव की दूसरी बेटी से चंद्रबाबू नायडू ब्याहे हैं। उनके दामाद हैं NTR के चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में पुरेंदेश्वरी नहीं है, पुरेंदेश्वरी भारतीय जनता पार्टी में है। अब घर में ही आप स्पीकर का पद दे रहे हैं, लेकिन पार्टी अलग है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की बात मानेंगी, तो वो असहज हो गए।
स्पीकर की। भाई आप आंध्र प्रदेश में दे तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाली को दे रहे हैं, हमें तो दे नहीं रहे हैं। कल को हमारी पार्टी तोड़ने में उपयोग कर लिया गया क्या, मतलब संशय जो होता है। तो ये पद जो है अपने आप में अभी तक निर्णित भी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अभी थोड़े दिनों में होगा संसद का सत्र। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर लगातार नजरें रहेंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद ही सरकार सुगम तरीके से स्मूथली रन करेगी। ये जो कहते हैं ना टीथिंग डिफिकल्टीज, टीथिंग ट्रबल्स है, शुरुआती ये जो शुरुआती दिक्कतें हैं, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होगा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इस पर बहुत ही बारीक नज़र रखे हुए कांग्रेस और विपक्षी दल, और बस मौके के इंतज़ार में है वो बस ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा फॉल्ट लाइन बने, कोई ऐसा मौका मिले, और हम तैयार हैं। 100 सीट 101 हो गया अब तो। पप्पू यादव भी जाकर के मिले लाए, हालांकि भी सपोर्ट नहीं दिया है उन्होंने, तो 101 तो वो हो गए हैं। 172 चाहिए, 172 चाहिए, और 240 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई, फर्ज करें एक सिचुएशन, तो 240 ही रह जाएंगे और 272 की संभावना उधर बन जाएगी, अगर ये अकेले रह गए, अपने सहयोगियों से दूर हो गए तो फिर 173 का एक ग्रुप बन जाए, 172 का, और 100 इधर का कांग्रेस का है। तो एक चर्चा ऐसे ही हवा में चल रही है कि 173 वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा तो अखिलेश यादव के पास सांसद हैं। 173 का ग्रुप बनाइए और कांग्रेस उसका समर्थन करे, सरकार बन सकती है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है। तो इस तरह की बहुत सी संभावनाएं है ना, संभव कि आप थर्ड फ्रंट बना लीजिए एक, उसमें 173 हो गए लोग और 100 कांग्रेस के पास है, वो आउटसाइड समर्थन कर दे तो सरकार बन सकती है, उसमें जिसको जो चाहिए वो ले लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 240 ही है। पर ये सब संभावनाएं हैं और कयासों के दायरे में हैं, ये सब बातें अभी संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है आज की तारीख में, और सत्ता में बड़ी ताकत होती है लोगों को होल्ड करके रखने की। जाहिर है कि मंत्रालय बहुत बड़ी चीज़ होती है, अच्छी या बुरी, मंत्रालय मंत्रालय होती है। अच्छा, ये जो सुर उठ रहे हैं इनको शांत ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में तो इसी साल इलेक्शन होना है, बिहार में अगले साल इलेक्शन होना है, तो आपको हम जब राज्य में कुछ होगा तो हम आपको अच्छे पद पे बैठा देंगे, कुछ कर देंगे, तो कुछ ना कुछ प्रलोभन सरकार के पास रहता है। देखिए पार्टी के पास है। संकेतों में इसको समझिए कि राजनीतिक दल ज्यादातर चॉकलेट खाना चाहते हैं। समझने वाले समझ सकते हैं। तो चॉकलेट खिलाने का इंतजाम जो है वो उनको चाहिए, है ना? सही बात है। तो चॉकलेट जिसको जहां से मिल जाए वो प्रसन्न रहता है। बच्चे भी तो चॉकलेट से ही प्रसन्न होते हैं, बड़े नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, उनको अब दूसरी इसीलिए सरकार के पास बहुत व्यवस्था होती है चॉकलेट की। चॉकलेट ही चॉकलेट है, और जनता को भी चॉकलेट चाहिए वैसे तो, खैर वो अलग की बात है। लेकिन अब देखिए, थोड़ी खींचतान मची तो है, हालांकि इतनी बड़ी खींचतान नहीं है जैसा कि संजीव जी कह रहे थे कि वो सरकार पर बन आए या फिर गिरने की नौबत आ जाए, लेकिन हाँ, खींचतान तो है। और इस खींचतान को भारतीय जनता पार्टी कैसे टैकल करती है, क्योंकि पहली बार उसके साथ भी ये हो रहा है, बहुमत नहीं आया है इन्हीं वजहों से। अब ये किस तरह से समस्या का समाधान होता है, ये जो सुर उठ रहे हैं इनको कैसे शांत किया जाता है, आने वाले वक्त में देखेंगे। आपको शो कैसा लगा, कोई राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।